नमस्कार सभी को। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया ने खामखा एक टॉपिक को सेंसेशनल बना के सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है और खास बात यह है कि इसके सेंटर में इंडिया खड़ा है। दरअसल इंडिया ने जेपार्ड 2025 की जो मिलिट्री एक्सरसाइज रसिया और बेलारूस मिल के कर रहे हैं उसको ज्वाइन किया है। उसमें हमारे इंडिया के सैनिक गए हैं और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार गए हैं। जब जब ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया के सैनिक गए हैं, लेकिन इस बार वेस्टर्न मीडिया इसको ऐसे दिखा रहा है जैसे डायरेक्ट हमने नेटो के खिलाफ या यूरोप के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया है। हेडलाइनें इनकी ऐसी बन रही हैं कि इंडिया ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो ये तो बात हो गई हेडलाइन की कि वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइन क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे सच्चाई की। क्या सच में इंडिया नेटो के खिलाफ एक ओपन चैलेंज खड़ा कर रहा है? और इंडिया का जेपार्ड 2025 का मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइन करना क्या नेटो को, यूएसए को, यूरोप को एक संदेश है? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात कि खबर क्या है। तो खबर यह है कि जो जेपार्ड 2025 का वार गेम एक्सरसाइज है जो रसिया और बेलारूस होस्ट कर रहे हैं उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसी वजह से वेस्टर्न मीडिया में अचानक से हेडलाइंस छाई हुई हैं कि इनक्रेडिबल ऑप्टिक्स है, डेंजरस स्टेप है, इंडिया ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है वगैरह वगैरह। कहीं पे लिखा जा रहा है कि क्वाड का फ्यूचर अब खतरे में है, तो कहीं पे सवाल ये उठ रहा है कि जो यूएस और यूरोप से हजारों करोड़ों डॉलर का ट्रेड फ्लो इंडिया से होता है, क्या अब वो सब रिस्क पे है? आखिर असली सच्चाई है क्या? क्या एक ड्रिल में पार्टिसिपेट करना इतनी बड़ी बात हो गई है? क्या सच में इंडिया ने नेटो को ओपनली चैलेंज कर दिया है, या फिर यह सब एक पैटर्न है ताकि इंडिया को सेंटर में रखा जा सके, इंडिया को टारगेट किया जा सके? तो ये सब कुछ, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आप ऑटोमेटिकली इसका आंसर जान जाएंगे। बस हम थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते चलते हैं। देखो, जो जेपार्ड है ये एक रूसी शब्द है, इसका मतलब है वेस्ट। आपको पता है रसिया जो है इसके वेस्ट में ही यूरोप भी है, यूक्रेन भी है ना? तो रसिया जो वेस्ट की ओर बढ़ रहा है, जमीन कब्जा रहा है, उसके लिहाज से इस एक्सरसाइज का नाम जेपार्ड ठीक ही बैठता है। और ये जो एक्सरसाइज जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके लिए इतना कौतूहल मचाया जा रहा है, ये रसिया बेलारूस ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है। ये हर 4 साल में होता है, कोई नई चीज नहीं हुई है। हाँ, लेकिन इसका सिंबल बहुत इंटरेस्टिंग है। रूस ने जब यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, यानी यूक्रेन पे जब अटैक शुरू हुआ था, तो रसिया के टैंक्स पे, उसके मिलिट्री गियर्स पे जेड लिखा होता था। और आज वही जेड जो है एक तरीके से सिंबल बन चुका है रसिया और वेस्ट के कन्फ्रंटेशन का। और माना जा रहा है इस जेड का मतलब इसी जपाट से है, यानी वेस्ट से है। तो जाहिर सी बात है, नेचुरली नेटो भी इस ड्रिल को बहुत क्लोजली वॉच कर ही रहा है, क्योंकि इस अभ्यास को रसिया और वेस्ट के कन्फ्रंटेशन का एक तरीके से रिहर्सल माना जा रहा है। और जिस तरीके से रसिया के ड्रोन्स अभी पोलैंड में फिर रोमानिया में गए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता इस युद्ध अभ्यास के बाद रसिया पोलैंड पे अटैक कर दे। तो कुल मिलाजुला के इस अभ्यास को लेके वेस्ट में बहुत सारी चिंताएं हैं, और जब इन चिंताओं के बीच में इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है तो फिर हेडलाइन तो बननी ही है। लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भी हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। पहली चीज ये है कि इंडिया ने यहाँ पे केवल 65 सैनिक भेजे हैं, मतलब केवल हमारे 65 ट्रूप्स वहां पे गए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका एक हिसाब से सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन हुआ है, ना कोई हमने मैसिव फौज नहीं भेज दी है वहां पे। दूसरी बात यह है कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने वाला अकेला देश नहीं है। इस साल जेपार्ड 2025 में 20 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं, जिसमें चाइना, ईरान, यूएई, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी शामिल है। अब आप सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो इससे वेस्ट इतना डिस्टर्ब नहीं है। हेडलाइन केवल बनाई जा रही है इंडिया को लेके। सवाल है क्यों? क्योंकि इससे एक सेंसेशन पैदा होता है दर्शक के बीच में। ग्लोबल मीडिया को पता है कि इंडिया प्लस रसिया प्लस नेटो, ये तीनों शब्द जब एक ही आर्टिकल में आप कंबाइन करके डालोगे तो उस स्टोरी को लोग तुरंत पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रंप कितना भी चिल्ला लें कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, सबको पता है, वेस्ट को पता है कि इंडिया एक रीजनल पावर है, एक उभरता हुआ पावर सेंटर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से इनको इतना फर्क नहीं पड़ता, इसको तो ये लोग मैनेज कर लेंगे। इंडिया को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसी हेडलाइन से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है कि दरअसल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एम्बिगुअस है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया इंडिया को खास करके टारगेट कर रहा है। द टाइम्स, द ऑस्ट्रेलियन, अल जजीरा सबने हेडलाइन बनाई है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है एंटी नेटो न्यूक्लियर वार रिहर्सल। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन एक्सरसाइज को कई बार ऑब्जर्वर कंट्रीज भी अटेंड करते हैं। इसी बार यूएसए एज अ ऑब्जर्वर इस मिलिट्री ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी आप सोचिए, यूएसए खुद अपने ऑब्जर्वर भेज रहा है, तो फिर ये एंटी नेटो ड्रिल कैसे हो सकता है? हाँ, ये अलग बात है कि इंडिया को टारगेट करने के लिए एक टूल किट जरूर हो सकता है। अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि आखिर इंडिया इतना बैलेंसिंग क्यों करता है। जहां हम यूएसए को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते हैं, वहीं हम रसिया के साथ तेल खरीदते हैं, ईयू के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, वहीं रसिया और बेलारूस के ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल जेपार्ड में हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं।
तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सालों से एक क्लियर पैटर्न पे चल रही है। आप इसको मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, जहां पे इंडिया क्वाड का भी पार्ट है जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, और एट द सेम टाइम इंडिया एक की पार्टनर है ब्रिक्स देशों में जिसमें रसिया, चाइना, ब्राजील शामिल है। इंडिया बाई करता है डिफेंस हार्डवेयर, चीप ऑयल रसिया से, लेकिन साइमल्टेनियसली इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का और अमेरिका का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का क्लियर एजेंडा है कि हम सभी के दोस्त हैं, दुश्मन किसी के नहीं है। यानी हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हम उसको बनाए रखना चाहते हैं, हम किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहते। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आता है कि वेस्टर्न मीडिया बार बार कह रहा है कि इंडिया ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। असल में रेड लाइन वाला जो ये फ्रेज है ये कोल्ड वार इरा में यूज होता था। मतलब इसका ये है कि एक बाउंड्री जिसे क्रॉस करने पे आप दूसरी साइड यानी एनिमी की लिस्ट में चले जाएंगे। तो जपार्ड 2025 में इंडिया की एंट्री को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे दिल्ली ने नेटो को सीधे चुनौती दे दी है। पर अभी तक आप ये चीज समझ चुके होंगे कि ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ओपनली कह चुका है कि उसकी पार्टिसिपेशन नॉन टारगेटेड मिलिट्री कोऑपरेशन के तहत है। सिर्फ हम ड्रिल कर रहे हैं, ज्वाइंट लर्निंग कर रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। हम किसी वार का पार्ट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भर में बस एक यही मिलिट्री ड्रिल चल रही है, जहां एक तरफ रशिया और बेलारूस जपार्ड को होस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पैसिफिक ओशियन में यूएस, साउथ कोरिया और जापान ने एक बड़ा वार गेम किया है जिसका नाम है फ्रीडम एज 2025। ये एक्सरसाइज हुई है साउथ कोरिया के कोस्ट पर, बिल्कुल उसी इरादे के साथ कि दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि हमारा जो अलायंस है वो बहुत मजबूत है किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट। तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस ऑप्टिक्स वार में उलझी हुई है। केवल इंडिया को सिंगल आउट करके टारगेट करना ये वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी को दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या हम इस ड्रिल में पार्टिसिपेट करके सच में कोई रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यूरोप और यूएसए दोनों हमारे बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। 2023-24 के अगर हम आंकड़े देखें तो इंडिया और ईयू का ट्रेड करीब 135 बिलियन डॉलर है, वहीं इंडिया यूएस का ट्रेड 122 बिलियन डॉलर है। जबकि इंडिया रसिया का जो ट्रेड है, जबकि हम इतना ज्यादा ऑयल वहां से खरीद रहे हैं, इसके बावजूद मात्र 65 से 70 बिलियन डॉलर है। यानी वेस्ट से हमारी इकोनॉमी कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। तो क्या सिर्फ 65 ट्रूप्स भेज के इंडिया ने अपनी मल्टी बिलियन इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया है? तो इसका जवाब है नहीं। आप इस रेड लाइन वाले शब्द पे मत जाइए, ये पैटर्न नया नहीं है। आप याद करिए 2022 में वेस्ट साफ साफ कह रहा था कि इंडिया जो है वो पुतिन के वार को फंड कर रहा है रसिया से ऑयल खरीद के। तब भी हेडलाइन बनी थी कि इंडिया को आइसोलेट किया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज इंडिया जो है वो दुनिया का थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर बन चुका है और क्रूड बाइंग पावर से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। यानी जो ऑप्टिक्स मीडिया दिखा रहा है उसको आप रियलिटी मान के मत चलिए। इनफैक्ट रियलिटी ये है कि आज दुनिया के लीडर्स का आप व्यवहार देखिए। पीएम मोदी के बर्थडे पे डोनाल्ड ट्रंप भी डायरेक्ट ट्वीट कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन भी ऑफिशियल ग्रीटिंग भेज रहे हैं, यूरोप के लीडर्स इंडिया के साथ लगातार इंगेज कर रहे हैं। यानी ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई भी ब्लॉक इंडिया को आइसोलेट करने की हालत में नहीं है, क्योंकि इंडिया इज टू बिग टू इग्नोर। इसीलिए ये मिलिट्री का जो पार्टिसिपेशन है ये हमने कोई रिस्क नहीं लिया है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि एक मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो इंटैक्ट है। हम नेटो के कोई जूनियर पार्टनर नहीं बनने वाले हैं और ना ही हम रसिया, चाइना के ब्लॉक से बनने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा मिलिट्री जो है उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे। इंडिया हर तरह की ड्रिल में हिस्सा लेगा, चाहे वो क्वाड हो चाहे वो जपार्ड हो, ताकि हमारी सेनाएं मल्टीपोलर कॉन्टेक्स्ट में ट्रेंड हो सकें। तीसरी बात यह है कि एक ऑप्टिक्स इंडिया को भी दिखाना जरूरी था। बार बार जो हम पे ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं, सैंक्शन की धमकी दी जा रही है, तो नेटो को भी मैसेज भेजना जरूरी था कि हमारे पास भी विकल्प हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सारी चीजें समझ पाए होंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या इंडिया आने वाले वक्त में भी इस टाइट रोप वॉक को जारी रख पाएगा, या फिर किसी दिन वाकई में हम किसी ऐसी रेड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे जिसे क्रॉस करना इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।